मित्रों नमस्कार। तो ऐसा कहा जाता है कि भाषा संस्कृति का वाहक होता है, अर्थात संस्कृति को ढोने का कार्य भाषा करता है। और ये बात सत्य है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो झारखंड क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है, चाहे वो खोरठा हो, नागपुरी हो, इन तमाम जो भाषाएं बोली जाती है झारखंड क्षेत्र में, तो इन भाषाओं के साहित्य पर नज़र डालेंगे तो इन साहित्यों में अगर आप इनके साहित्य के लोक कथाओं, लोक गीतों पर नज़र डालेंगे तो जंगल झाड़ ये सारी चीज़ों का वर्णन मिलेगा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्रदेश ही जंगल झाड़ के बीच में बसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बात सत्य है कि भाषा संस्कृति का वाहक, अर्थात भाषा ही संस्कृति को ढोने का कार्य करती है। तो जैसे सीजीएल में एक टॉपिक दिया हुआ है, आप जो सामान्य जो पत्र है, सामान्य प्रश्नों का पत्र है 3, उसमें जो पेपर 3 है उसमें एक टॉपिक दिया गया है भाषा और लिपि, और उसी से संदर्भित मैं काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं तैयार किया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि इससे क्वेश्चन आपका पकड़ में आ जाए। और उम्मीद है कि सचिवालय में यहाँ से एक दो प्रश्न रहेगा। तो आइए देखते हैं कि इससे क्या प्रश्न बन सकता है और किस तरह का यहाँ से पॉइंट निकल के आते हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो दुनिया में 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं, और जो 10 भाषा परिवार में विभाजित है, जिसमें से 4 भाषा परिवार भारत में प्रयुक्त होता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे दुनिया में 7,000 भाषाएं बोली जाती है। इसलिए बोला भी जाता है कि प्रत्येक 4 कदम में पानी और प्रत्येक 8 कदम में वाणी, इस तरह का कथन है कुछ कि बदलता है, यानी कि कुछ दूरी जाने पर वहाँ का पानी चेंज हो जाता है और कुछ दूरी पर जाने के बाद वहाँ का वाणी चेंज हो जाता है, मतलब वहाँ का भाषा चेंज हो जाता है। तो दुनिया में ऐसे 7,000 भाषाएं लगभग बोली जाती है, और ये 10 भाषा परिवार में विभाजित है। और ये 10 भाषा परिवार में भारत में 4 भाषा परिवार प्रयुक्त होता है। उसमें कौन कौन है? तो पहला है हिंदी आर्य भाषा समूह, इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहा जाता है। भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय दोनों का मिक्सर। तो हिंद आर्य भाषा समूह पहला है। दूसरा है द्रविड़ भाषा समूह। तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह। चौथा चीनी तिब्बती या नाग भाषा समूह। और एक नया जो नवीनतम भाषा परिवार है भारत का, वो है अंडमानी भाषा परिवार। मुख्य रूप से 4 है, और एक नया भाषा परिवार है भारत में प्रयुक्त होने वाला, अंडमानी भाषा परिवार। नाम से ही स्पष्ट है, अंडमानी भाषा परिवार मतलब अंडमान निकोबार के क्षेत्र में ये भाषा प्रयुक्त किया जाता है, ये भाषा परिवार का। तो अब देखते हैं एक एक करके। हिंदी आर्य भाषा समूह, जिसे भारोपीय समूह भी कहा जाता है, और ये भारत का सबसे बड़ा भाषीय परिवार है। देखिए प्रश्न बनना अब आपका शुरू हो गया है। भारत का सबसे बड़ा भाषीय परिवार कौन है? तो हिंद आर्य भाषा समूह, जिसे भारोपीय भाषा समूह भी कहा जाता है। हिंद और यूरोप दोनों का मिक्सर रूप है ये। इसके अंतर्गत कौन कौन से भाषाएं आती है? हिंद आर्य भाषा समूह के अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली और बंगला, गुजराती, कश्मीरी इत्यादि भाषाएं आती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली और बंगला, गुजराती, कश्मीरी, ये तमाम जो भाषाएं हैं वो सभी भाषाएं हिंद आर्य समूह के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखें, द्रविड़ भाषा परिवार। दूसरा था द्रविड़ भाषा परिवार। पहला जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला भाषा परिवार है हिंद आर्य, और दूसरा जो है द्रविड़ भाषा परिवार ही है सबसे बड़ा भाषा परिवार भारत में प्रयुक्त होने वाला। और ये द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत से संबंधित है, यानी कि दक्षिण भारत के राज्यों में ये द्रविड़ भाषा परिवार का प्रचलन अधिक है। और इस भाषा समूह में शामिल सबसे बड़ी भाषा है तमिल। द्रविड़ भाषा समूह में, द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे जो बड़ा भाषा है वो है तमिल। तो यहाँ से प्रश्न बना के पूछ सकता है कि द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे बड़ा भाषा कौन है? तो तमिल भाषा है। अब ध्यान देंगे, द्रविड़ भाषा समूह में ही कर्नाटक में कन्नड़ बोली। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में। ये सारे भाषाएं अभी जो मैं बता रहा हूँ द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। तो कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, और एक है तुलु एवं ब्राह्वी भाषा भी इसी भाषा समूह के भाषा हैं। तो द्रविड़ भाषा समूह के ही भाषा हैं तुलु और ब्राह्वी।
बराहुई भाषा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारतीय कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र में भी बोली जाती है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे है तीसरा जो भाषा परिवार समूह है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह। इस वर्ड से आप लोग काफ़ी आप लोग जानते होंगे ये वर्ड, आप लोग इस वर्ड से वाकिफ़ होंगे। चूँकि झारखंड में जो भी जनजातियां हैं उसके अधिकतर भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह के अंतर्गत ही आते हैं। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में अधिकांश हिस्सों में ये भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं बोली जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से संथाली इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह की सबसे बड़ी भाषा कौन है जनसंख्या की दृष्टि से? तो भाषा है संथाली। उसके बाद बोलता है कि इस भाषा परिवार के अन्य भाषाएं हैं। तो आप लोग जानते हैं, झारखंड को अच्छी तरह से पढ़े होंगे। तो हो, कुंडारी, खड़िया हो गए, हाँ, खड़िया, खासी, सावरा, इन तमाम जनजातियों का जो भाषा परिवार है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखती है। आगे है चौथा, चीनी तिब्बती भाषा। चीनी तिब्बती भाषा, इसी को नाग भाषा समूह भी कहा जाता है। और ये जो चीनी तिब्बती भाषा है उसका प्रचलन पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य, उन क्षेत्रों में ये चीनी तिब्बती भाषा का प्रचलन देखने को मिलता है। छोटा भाषा परिवार होने के बावजूद इस परिवार में सदस्य भाषाओं की संख्या सर्वाधिक, कितना? इसमें 67 भाषाएं आती है, 66 भाषाएं आती हैं। मुख्य भाषाएं इसमें नागा, मिजो, गारो, तमांग, जेमी, मणिपुरी, तांगखुल, डफला, ये तमाम जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य के जो भाषाएं हैं वो सभी चीनी तिब्बती भाषा समूह में आते हैं। एक बार देख लेते हैं भाषा भारत में प्रमुख भाषा परिवार। हिंदारी जो बताए थे कि इसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, नेपाली, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी इत्यादि भाषाएं आती हैं। और सबसे ज़्यादा बोलने वाले इसी भाषा परिवार से संबंध रखते हैं भारत में, 76.87%। उसके बाद है दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार समूह भारत में द्रविड़, जो कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जो दक्षिण भारत राज्य में जो भाषाएं बोली जाती है वो भाषाएं आ जाती है। उसमें 20.82% आ जाता है इसमें। और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया 1.11% है। और चीनी तिब्बती भाषा में 1%। और जो अंडमानी भाषा परिवार है उसमें अंडमान निकोबार की जो जनजातियां हैं, ओंग, जारवा इत्यादि जो हैं वो सभी आ जाते हैं। अब आगे कुछ लिपि पर नज़र डालते हैं। तो या दो से अधिक भाषा को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है और एक ही भाषा को दो से अधिक लिपि में भी लिखा जा सकता है। जैसे पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि और शाहमुखी लिपि दोनों में लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से देवनागरी लिपि में ही हिंदी को, मराठी को, संस्कृत को, नेपाली को, अर्थात हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, ये जो 4 भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक भाषाओं के लिए एक ही लिपि हो सकती है। और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कोई भाषा का विकास होता है, उसके बाद उसके लिए लिपि बनता है। जैसे संथाली भाषा काफ़ी पहले से था, उसके बाद उसका लिपि का खोज हुआ 1941 में। जानते हैं कि आप लोग 1941 में संथाली भाषा का जो लिपि है ओल चिकी का खोज किया गया रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भाषा पहले आती है, उसके बाद उसका लिपि का विकास होता है। भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों का सामूहिक रूप ही लिपि कहा जाता है ना। और लिपि के प्रकारों पर नज़र डालते हैं और प्रश्न यहाँ से पूछने की संभावना है। पहला है इसमें लिपि में सिंधु लिपि। सिंधु लिपि आप लोग जानते हैं, इसमें 396 चिन्हों की पहचान की गई। और आप लोग जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीनतम लिपि सिंधु लिपि ही है। भारत का सबसे प्राचीनतम लिपि प्रश्न पूछता है तो सबसे प्राचीनतम लिपि सिंधु लिपि है। और आप लोग जान रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो पढ़े होंगे टॉपिक, उसमें पढ़े होंगे कि भारत का सबसे प्राचीनतम लिपि सिंधु का लिपि जो है भाव चित्रात्मक था, अर्थात
उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अरबी लिपि की भांति दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो सिंधु लिपि है वो अरबी लिपि की तरह ही दाएं से बाएं लिखी जा सकती है। अगला है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में अधिकांश लिपियों की जननी किस लिपि को माना जाता है, तो ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। 500 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक इसका एक ही रूप मिलता है, किंतु आगे चलकर यह दो भागों में विभाजित हो जाता है, उत्तरी धारा और दक्षिणी धारा। तो उत्तरी धारा में कौन कौन आते हैं वो ध्यान रखेंगे, और दक्षिणी धारा में कौन कौन आते हैं। तो उत्तरी धारा में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, प्राचीन देवनागरी लिपि, ये सारे जो हम नाम बताएं वो उत्तरी धारा में आते हैं। दक्षिणी धारा में कौन कौन आते हैं, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, ग्रंथ ये यहाँ पर ध्यान रखेगा। लगेगा कि ग्रंथ उत्तर भारत का हो सकता है, उत्तरी धारा का हो सकता है, लेकिन ग्रंथ दक्षिणी धारा का लिपि है। कलिंग, मध्य देशी, पश्चिमी लिपि, ये तमाम जो लिपियां हैं वो दक्षिणी धारा से हैं। आगे है लिपि खरोष्ठी अरमाइक लिपि के भांति यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि अरमाइक लिपि के ही तरह दाएं से बाएं लिखी जाती है। 37 वर्ण, इसमें 37 वर्ण है। दीर्घ स्वरों का अभाव होता है। खरोष्ठी लिपि का विशेषता है कि इसमें 37 वर्ण हैं, दीर्घ स्वर नहीं पाए जाते हैं, मात्रा और संयुक्त स्वर भी नहीं पाए जाते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। अशोक का जो मानसेहरा और शहबाजगढ़ी का अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में ही है, और ये पश्चिमोत्तर भारत में पाए गए थे। तो ये मानसेहरा और शहबाजगढ़ी दो अशोक के अभिलेख जो थे खरोष्ठी लिपि में पाए गए। आगे है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि अक्सर हम लोग यूज करते हैं हिंदी लेखन में। तो देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। यह ना तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक लिपि है, ना ही वर्णात्मक लिपि है। और देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये सभी जो भाषाएं हैं उनकी एकमात्र लिपि देवनागरी ही है। आगे है कुटिल लिपि या टेढ़ा मेढ़ा। गुप्त लिपि का ही परिवर्तित रूप मानी जाती है ये कुटिल लिपि को। इसे न्यून कोणीय या सिद्ध मात्रिका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। 6वीं से 9वीं शताब्दी में प्रयोग अक्षरों का सिर ठोस त्रिकोण जैसे होते थे, है ना, इसलिए इसको न्यून कोणीय लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि के कई अक्षर नागरी लिपि के अक्षरों से भी मिलते जुलते हैं। आगे है कलिंग लिपि। ये कलिंग क्षेत्र जो उड़ीसा का कलिंग क्षेत्र है उस क्षेत्र में इसका प्रचलन है, और दक्षिण भारतीय एवं मध्य देशीय प्रभाव देखने को मिलता है इसमें। आगे है शारदा लिपि। ये महत्वपूर्ण हो सकता है। शारदा लिपि कश्मीर राज्य के आराध्य देवी शारदा के नाम पर इस लिपि को शारदा लिपि के नाम से जाना गया। तो कश्मीर राज्य में इसका प्रचलन है, और कश्मीर राज्य की आराध्य देवी शारदा है, उसी के नाम पर शारदा लिपि को जाना जाता है। जालंधर के राजा जयचंद्र के काल की वैजनाथ मंदिर की प्रशस्तियों आदि में शारदा लिपि का ही प्रयोग किया गया है। आगे है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि आप लोग जानते हैं कि पंजाबी भाषा में प्रयुक्त होने वाला लिपि है, और गुरु अंगद देव द्वारा इस लिपि का विकास किया गया था। सिखों का पवित्र ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो गुरुमुखी लिपि में ही लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गुरुमुखी लिपि का जो विकास है कौन किया है, गुरु अंगद। और जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी रचना भी की गई है, वो इसी गुरुमुखी लिपि में ही की गई है। यह हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों के कुछ हिस्सों में भी प्रचलित है। आगे है गुजराती लिपि। गुजरात देवनागरी लिपि से ही ये विकसित हुआ है गुजराती लिपि, और इसका प्रचलन गुजरात में है। ग्रंथ लिपि दक्षिण भारत में इसका प्रचलन है, और तमिलनाडु के अकराट, मदुरै, सलेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, इन सभी क्षेत्रों में ग्रंथ लिपि का प्रचलन है। इस लिपि का प्रयोग दक्षिण भारत के पांड्य, पल्लव, चोल राजाओं ने अपने अभिलेखों में किया है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि दक्षिण भारत के जो राजा थे पांड्य, पल्लव, चोल, वो जो राजा थे वो अपने अभिलेखों में कौन से लिपि का प्रयोग किए थे, तो ग्रंथ लिपि का।
महाबलीपुरम स्थित धर्मराज रथ मंदिर जो बनाया गया है उसमें भी ग्रंथ लिपि का अंकन किया गया है। पल्लव शासक राज सिंह द्वारा बनाए गए कैलाश मंदिर में भी ग्रंथ लिपि का अंकन मिलता है। इसका प्रयोग शिशु का सबसे पहले नाम लिखने के लिए, विवाह आमंत्रणों के संस्कृत अंश को लिखने के लिए तथा अंतिम संस्कार की घोषणाओं के लिए होता है। कई पंचांगों में भी इसका प्रयोग देखने के लिए मिलता है। आगे है मलयालम लिपि। मलयालम लिपि का उद्भव ग्रंथ लिपि से ही हुआ है और मलयालम जो भाषा है आप लोग जानते हैं कि केरल में बोली जाती है। ये मलयालम लिपि को करौली लिपि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्राह्मी लिपि का ही एक रूप है। आगे है तेलुगु व कन्नड़ लिपि। इन लिपियों का प्रयोग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ ज़िलों में होता है। तो तेलुगु और कन्नड़ लिपि का प्रयोग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। हेलेवीड शिलालेख को इसी लिपि का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। हेलेवीड शिलालेख को इसी लिपि का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। आगे है तेलुगु एवं कन्नड़ लिपियों का वर्णन चालुक्यकालीन अभिलेख में मिलता है। पूछेगा तेलुगु और कन्नड़ लिपियों का वर्णन किस काल में मिलता है, तो चालुक्यकालीन अभिलेखों में मिलता है। 13वीं शताब्दी में इसे सम्मिलित रूप से आंध्र लिपि कहा जाता था। तेलुगु और कन्नड़ लिपि को सम्मिलित रूप से 13वीं शताब्दी में आंध्र लिपि के रूप में जाना जाता था। आगे है मैथिली लिपि। इसे तिरहुता या मिथिलाक्षर लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो मैथिली लिपि को तिरहुता या मिथिलाक्षर लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो तिरहुता ये याद रखिएगा, मिथिलाक्षर तो पकड़ में आ जाएगा, जो कि बांग्ला लिपि से मिलती जुलती है। तो मैथिली लिपि बांग्ला लिपि से ही मिलता जुलता लिपि है और इसका प्रचलन बिहार के अतिरिक्त नेपाल, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में है। बांग्ला लिपि पंडित गौरी शंकर ओझा का मानना है कि बांग्ला एवं असमिया लिपियों में काफ़ी हद तक समानता है। तो कौन कौन लिपि में समानता देखने के लिए मिलता है, तो बांग्ला और असमिया में। एक इनका मानना है पंडित गौरी शंकर ओझा का। आगे है शाहमुखी लिपि। शाहमुखी लिपि सर्वप्रथम पंजाब के सूफियों द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण, प्रश्न पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है कि ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण किस लिपि को कहा जाता है, तो शाहमुखी लिपि। भारत के विभाजन से पूर्व इस लिपि को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आधिकारिक दर्जा प्राप्त था। तो भारत का जब विभाजन नहीं हुआ था उस समय इस लिपि को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आधिकारिक दर्जा प्राप्त था। किस लिपि को, शाहमुखी लिपि को। आगे है मोडी लिपि। 1950 से पहले मोडी लिपि का प्रयोग मराठी भाषा के लेखन में किया जाता था। ध्यान रखिएगा, किस भाषा में मोडी लिपि का प्रयोग होता था, मराठी भाषा में 1950 से पहले। शिवाजी तथा अन्य पेशवाओं के शासनकाल में यह लिपि काफ़ी लोकप्रिय था। इस लिपि को जल्दबाजी में लिखे जाने के कारण इसके अक्षरों में तोड़ मरोड़ दिखाई देता है। यही कारण था कि इसे मोडी लिपि के नाम से जाना गया। आगे है तमिल लिपि। तमिल लिपि प्राचीन दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। तो तमिल लिपि प्राचीन दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। तमिल लिपि व ग्रंथ लिपि में काफ़ी समानता देखने के लिए मिलता है। तो ग्रंथ लिपि भी दक्षिण भारत की लिपि है और तमिल लिपि भी दक्षिण भारत की लिपि है। तो तमिल लिपि और ग्रंथ लिपि में काफ़ी समानता देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ से कुछ टॉपिक है, वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, शास्त्रीय भाषा। आप लोग सुने होंगे 6 शास्त्रीय भाषा है भारत में। तो शास्त्रीय भाषा आखिर होता कौन है, तो किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा निर्धारित निम्न मानदंडों के आधार पर। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, तो देखते हैं कि उस भाषा में लिखित आरंभिक ग्रंथों का इतिहास लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। मतलब उस भाषा का इतिहास कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों का ऐसा समूह होना चाहिए कि उस भाषा को बोलने वाले पीढ़ियां अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार करती हो, अन्य भाषिक समुदाय द्वारा नहीं लिया गया हो। तो अगर इस तरह का क्राइटेरिया वो पूरा करता है तो उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। भारत की 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। कितने भाषाओं को, 6 भाषाओं को।
ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो सबसे पहला शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है वो है तमिल। तो प्रश्न पूछ सकता है सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे प्रदान किया गया था, तो तमिल भाषा को। आप लोग जानते हैं कि तमिल एक द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखने वाला भाषा है। 8वीं अनुसूची में शामिल 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला, 2004 में। तमिल भाषा में रचित सर्वाधिक प्राचीन साहित्य संगम साहित्य है। संगम साहित्य है, तमिल भाषा में रचित सबसे प्राचीनतम जो साहित्य है वो संगम साहित्य है। अन्य साहित्यिक कृतियाँ जो तमिल भाषा में लिखी गई हो, तिरुकुरल, ये आप सुने होंगे, इतिहास में पढ़े भी होंगे। तिरुकुरल, शिल्पाधिकारम तथा मणि मैखले, ये जो कृतियाँ हैं, साहित्यिक कृतियाँ, वो सारी कृतियाँ तमिल भाषा में लिखी गई है। आगे जो दूसरा शास्त्रीय भाषा है भारत का वो है संस्कृत। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी उल्लिखित भाषाओं में से एक है। यह हिंद आर्य भाषा परिवार से संबंधित है और आप लोग जानते हैं कि यह देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। संस्कृत का संबंध अवेस्ता एवं पुरानी फारसी भाषा से भी माना जाता है। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है और हिंदू धर्म के लगभग सभी ग्रंथ संस्कृत में ही लिखी गई है। भारत सरकार द्वारा 2005 में कब संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया। आगे है तेलुगु। तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखने वाला भाषा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ये राजभाषा भी है तेलुगु, और तेलुगु को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। आगे है कन्नड़ भाषा। कन्नड़ भाषा जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखता है, कर्नाटक में बोला जाता है। कन्नड़ भाषा में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीनतम जो ग्रंथ है कवि राजमार्ग है। कौन है? कवि राजमार्ग है। और कन्नड़ भाषा को भी 2008 में ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। आगे है पांचवा जो शास्त्रीय भाषा है मलयालम। मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार का से संबंध रखने वाला ये भाषा है और लिपि के दृष्टिकोण से तमिल के काफ़ी करीब है ये। 12वीं से शताब्दी में लिखित रामचरितम को मलयालम भाषा का आदि काव्य माना जाता है। 12वीं शताब्दी में लिखित रामचरितम को मलयालम भाषा का आदि काव्य माना जाता है। और मलयालम को कब मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा? तो 2013 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। आगे है ओडिया। ओडिया उड़ीसा में बोली जाने वाली एक भाषा है। तो ओडिया एक आर्य भाषा है और ओडिया भाषा के प्रथम महाकवि सरला दास थे। ओडिया भाषा के सर्वप्रथम कवि महाकवि सरला दास थे। इन्होंने देवी दुर्गा की स्तुति हेतु चंडी पुराण, देवी दुर्गा के स्तुति के लिए चंडी पुराण एवं विलंका रामायण की रचना की थी। किसने? सरला दास ने। और फरवरी 2014 में जो सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है भारत का, जो छठा शास्त्रीय भाषा है भारत का, वो ओडिया ही है। इसे 20 फरवरी 2014 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया और इस तरह से ये छठा और नवीनतम शास्त्रीय भाषा ओडिया है। आगे देखते हैं भारतीय भाषाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान। संविधान के भाग 17 में इम्पोर्टेंट है कि संविधान के भाग 17 में 4 अध्याय हैं जो क्रमशः संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाओं और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा तथा विशेष निर्देशों से संबंधित है। ये चारों अध्याय अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। देखते हैं अनुच्छेद 120 का 1 क्या कहता है। संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। अनुच्छेद 120 का ये संविधान का कहता है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में अपना विचार व्यक्त करने में असमर्थ है तो लोकसभा अध्यक्ष, किससे? लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से अनुमति प्रदान करके प्राप्त करके अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। तो संसद में हिंदी और इंग्लिश में बोलने का बात कहा गया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हिंदी या इंग्लिश बोलने में असमर्थ है तो लोकसभा अध्यक्ष या तो राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेके अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। अनुच्छेद 210 क्या कहता है? तो राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राज्य भाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से संसद में हो रहा था, उसी प्रकार यहाँ 210 में विधानसभा और विधान परिषद में कहा गया है। अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और अनुच्छेद 350 का क्या कहता है कि भाषीय आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को विशेष ध्यान दिया गया है। तो भाषीय आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को विशेष ध्यान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 350 का। अनुच्छेद 351 कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। अनुच्छेद 351 में ये बात कही गई है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं। संविधान का जो 8वीं अनुसूची है उसमें शुरू में 14 भाषाएं थी। कौन कौन थी? यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि कौन 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। तो प्रारंभ में 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल थी। कौन कौन थी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, मलयालम, हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, कश्मीरी, उड़िया, तमिल। इसको एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद 14 भाषा थी शुरुआत दौर में। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। उसके बाद अनुसूची 8 में 15वां भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी को 15वां भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन कौन? 71वां संविधान संशोधन 1992, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। उसमें फिर 4 भाषा को जोड़ा गया। तो कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। और संथाली झारखंड का एकमात्र जो क्षेत्रीय भाषा है वो है संथाली, और उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसका एक ट्रिक भी है, सेंधा नमक बोडो मास। ये आप ट्रिक याद रखेंगे तो जो बाद में भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया उसको आप ध्यान रखेंगे। सेंधा नमक बोडो मास। सेंधा नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, और बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। आगे है पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में 780 मातृभाषाएं तथा लगभग 66 लिपियां अभी भी विद्यमान हैं। तो एक पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, उसमें 780 भाषाएं मातृभाषाएं भारत में बोली जाती है और लगभग 66 लिपियों का प्रयोग अभी भी विद्यमान है। और अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक 90 भाषाएं। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा 90 भाषाएं और सबसे ज़्यादा लिपि बोलेगा तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा लिपि 9 लिपियाँ प्रचलन में है। तो इस तरह से भाषा और लिपि के संदर्भ में मैं प्रयास किया हूँ कोई बेहतरीन कंटेंट तैयार करूँ, और उम्मीद है कि ये कंटेंट आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, खास करके सचिवालय का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। धन्यवाद।